Hello and welcome to this special edition of The Big Fight. We are in Varanasi. This is a very important nerve center of culture, of civilization, one of the oldest cities right behind me, but also the nerve center of politics in Uttar Pradesh. Not simply because this is the Prime Minister's Lok Sabha constituency, but for a very long time, Varanasi has been the focal point, the central focus of all that flows in terms of politics in this state. The state is going to polls. How different are the issues in Purvanchal, in this region, from that in the west or in the central parts of Uttar Pradesh, and who has the edge? So let us begin this big fight. तो मैं जरा स्वागत करना चाहता हूं. लेट मी इंट्रोड्यूस पीपल वन बाय वन. देवानंद सिंह, आप बीजेपी के नेता हैं और फॉर्मर बीएचयू प्रेसिडेंट रह चुके हैं. बीएचयू एक बड़ा टेम्पल ऑफ लर्निंग इन वाराणसी. आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए. संजीव जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं और ये जो बहस हो रही है ये नाव पर हो रही है, तो हम थोड़े से हिचकोले भी खाएंगे. आप जो बयानबाजी करेंगे उसमें भी एक दूसरे को भी हिचकोले देंगे, लेकिन इसी से हिसाब किताब रोचक होगा. मनोज राय जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ इस नैया में गोते खाने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. बीएचयू के दो छात्र भी हैं यहाँ पर हमारे साथ, अंकित गुप्ता और अभय सिंह. आप दोनों का भी बहुत स्वागत है. हम जहाँ जाते हैं वहाँ युवा के दिल में क्या है ये कार्यक्रम हम जरूर करते हैं. प्रसिद्ध कवि बद्री विशाल जी हमारे साथ हैं. बद्री जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका एनडीटीवी के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए. और बनारस में आए हैं और हमारे अजय सिंह को हम कैसे भूल जाएं. एनडीटीवी के अजय सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत. और इस बहस में जब राजनीतिक रूप से कोई इधर उधर जाए तो तुरंत आप आकर के बताइएगा कि सच क्या है. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका. इस शो के फॉर्मेट के हिसाब से सब लोगों को अपना वक्तव्य रखने के लिए 1 मिनट का समय दिया जाता है. तो मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं. जिस तरीके से राजनीति चल रही है, 7वें चरण में चुनाव होगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि हवा किस तरफ पश्चिम से बहती हुई यहां पर 7वें चरण में आएगी? संकेत जी, जैसा कि आपने पूछा है, जो अभी तक के 4 चरण के चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 160 से 70 सीटें उसे मिलने जा रही है भाजपा को. और वेस्टर्न यूपी में जहां की 3 महीने पहले तक ये माहौल बनाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का भारी नुकसान होगा, वहां एक जाति समीकरण बना के जो गठबंधन वहां हुआ था जयंत चौधरी से, उनके पिताजी स्वर्गीय अजीत सिंह जी ने इसी समाजवादी पार्टी के बारे में तब कहते थे कि जहां देखिए सपा का गुंडा, जिस गाड़ी में सपा का गुंडा, वह गाड़ी है सपा का झंडा, या जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा है सपा का गुंडा. तो ये धारणा थी और उन्होंने गठबंधन किया और उनका गठबंधन लोगों ने नकार दिया है वेस्टर्न यूपी में. उन्होंने एक समीकरण बनाने की कोशिश की है और वो समीकरण धराशायी हो गया. वो आप जानते हैं उसके बाद के चरण में भारतीय जनता पार्टी हर जगह व्यापक सफलता भारतीय जनता पार्टी को 4 चरणों के चुनाव में हुआ है और पूरी उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 7 चरण के बाद 300 प्लस सीटें. 1 मिनट का आपका समय खत्म हो गया है. अब संजीव जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ. आपका 1 मिनट अब शुरू. संकेत जी, सबसे पहले एनडीटीवी के दर्शकों को नमस्कार करते हुए और माँ गंगा का चरण स्पर्श करता हूँ, बाबा विश्वनाथ को प्रणाम करते हुए. जितनी बातें कही गई, देखिए सबसे ज़्यादा सच यही 80 का वही घाट दिखाता है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पहला फावड़ा चलाया था. शायद देवानंद भाई भी उसमें रहे होंगे. आज गंगा सिकुड़ती चली जा रही हैं. ज़्यादा दूर नहीं, कैमरे को आप उधर ले जाएंगे तो नरेंद्र मोदी जब 2014 में आए थे चुनाव लड़ने, तो कहते थे ना मुझे किसी ने बुलाया है ना मैं आया हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है. यानी जो माँ वेंटिलेटर पे पड़ी थी, जिसके जल के लिए अविरलता और निर्मलता चाहिए, उस माँ के वेंटिलेटर पे पड़ी माँ का सीना चीरा गया, नहर बनाया गया. बताइए गंगा में नहर की क्या आवश्यकता? स्वेज नहर, पनामा नहर बनाने क्या? और 12 करोड़ रुपए बनारस के डीएम ने, मैं आपके कैमरे पे कह रहा हूँ, कि भ्रष्टाचार किया, आज तक जवाब नहीं दिया. तो ये गंगा माँ के साथ दुर्दशा. दूसरी बात जो देश जानना चाह रहा, 7 चरणों के चुनाव में आज मैं
यूक्रेन और रूस से जो युद्ध चल रहा है, हम बुद्ध की धरती के लोग हैं, गांधी की धरती के लोग हैं और कबीर और नजीर की धरती के लोग हैं। हम शांति चाहते हैं, लेकिन मैं यूक्रेन के राष्ट्रपति फ्लेंस्की को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज उसने अपने देश के लोगों के लिए सैनिक की वर्दी पहन के आ गए। और यही किसानों के लिए चंद किसान गए थे तो नरेंद्र मोदी ने पंजाब में क्या कहा? एक मिनट का समय खत्म हो गया, जल्दी से बता दीजिए। क्या कहा कि मैं जान बचा के चला हूं। तो जो प्रधानमंत्री न किसानों के लिए है, न जो नौजवानों के लिए है, न अपनी मां गंगा के लिए है, और सातों चरण में भारतीय जनता पार्टी ठीक है टुकड़ा साफ होने जा ठीक है। मनोज जी, आपका शुरुआती वक्तव्य के लिए 1 मिनट का समय। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक घोषणा पत्र लागू किया था, मैं दिखाना चाहता हूँ, ये लोक कल्याण संकल्प पत्र 17। अभी देवानंद जी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हम 300 प्लस पा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि वोट कौन दे रहा है इनको? इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया, इन्होंने नहीं दिया। किसानों को इन्होंने आतंकवादी कहा, पता नहीं क्या क्या कहा, दंगे कराने चाहे, और इस तरीके का पूरे देश में अपने प्रचार माध्यमों से, गोदी मीडिया के माध्यम से ये फैलाने की कोशिश की कि पूरे देश के जो किसान अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं वो आतंकवादी हैं। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि आखिर वोट कौन देगा इनको? नौजवान क्यों वोट देगा? उसने नौकरी नहीं दिया। किसान क्यों वोट देगा? उसको आपने परेशान किया। महिला क्यों वोट देगी? आप कोरोना में किसी के बच्चे मर गए, किसी के पति मर गए, और मोदी जी और योगी जी ये बंगाल में जाकर के दीदी यो दीदी का नारा लगा करके विश्व नेता बन रहे थे। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस 4 चरणों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है। ठीक ठीक ठीक। इससे पहले कि मैं बद्री विशाल जी के पास आऊं, जरा यहाँ पर छात्रों की भी सुन लेते हैं। अंकित गुप्ता और अभय सिंह हमारे साथ हैं। आप अपनी अब बात कहें। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं यही कहूँगा कि माननीय योगी जी बहुत अच्छा काम किए हैं इन बीते 5 सालों में, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, या आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, या एक आप ये कह लीजिए कि पॉवर्टी को लेकर भी किया है। बट अभी भी कंसर्न कुछ ना कुछ अभी बचा हुआ है। लाइक अभी भी हम लोग को जॉब के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी भी हाई है यूपी में इन कंपेयर टू अदर स्टेट्स लाइक कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि अब योगी जी को अगर वो आते हैं ये सत्ता में 2022 में, तो उनसे हमारा यही एक्सपेक्टेशन रहेगा कि अब वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग ऐसा बनाए कि जिसमें मतलब आने वाले जितने भी यूथ हैं उनको अच्छे से मतलब जॉब वगैरह प्रोवाइड किया जाए, और प्लस जो भी मतलब लाइक जॉब और इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आपसे आप बताइए। काफ़ी कहा जाए तो काफ़ी बेकार रहे पिछले 5 साल, हम ये खुली तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि हमें एक चीज़ पता है कि मतलब सरकार ने किस फ्रंट पे सरकार दिखाना चाहिए कि उन्होंने काम किया। आप हाथरस का कांड ले लीजिए। आप जो बता रहे हैं कि हमने गंगा साफ़ की, गंगा मैया खुद कितना शर्मसार हुई होंगी जब इलाहाबाद में हज़ारों की तादाद में लाशें बह रही थी गंगा में। आप बताइए सेकेंड वेव के टाइम में। कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, सरकार के पास पूरी मशीनरी है। सरकार कहती है कि हमारे पास आंकड़े नहीं हैं, सारे रिसोर्सेज आपके पास है। जनता ने 323 सीट आपको दी है, तो जनता सवाल किससे पूछने जाएगी? और जहाँ तक बात रही यूथ की, कुछ चीज़ें तो मुद्दे के मुद्दे बनते रह जाते हैं। 2017 में भी वही मुद्दा था, 2022 में भी है। हम लॉ के छात्र हैं, विधि के छात्र हैं हम, और पिछले 5 साल में सिर्फ एक बार लोअर जुडिशरी का वैकेंसी आया है, सिर्फ 2018 में। 5 साल में एक बार। आप देख रहे हैं ऐसे कैसे खत्म होगी बेरोजगारी, जब वैकेंसी आप एक बार निकाल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम बेरोजगारी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जी अजय जी, मुझे आप ये बताएं कि एक मिलीजुली बात देखने को मिलती है, पता लगती है। नेता लोग तो अपनी बात कहते हैं, युवाओं में भी हमने देखा है कि वो कुछ अपनी बात रखते हैं। कुछ को ये लगता है कि हम नाराज़गी ज़रूर है योगी आदित्यनाथ या बीजेपी की सरकार से, लेकिन फिर उम्मीद भी उन्हीं से है। और कुछ हैं जिनको लगता है कि ना उम्मीद है, नाराज़गी है, और अब की बार जो है चीज़ें बदलेंगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो कि एक गढ़ रहा है, राजनीतिक केंद्र रहा है बहुत बड़ा, यहाँ पर आपको क्या लगा है, क्या अंदाज़ा लगा? देखिए संकेत, यहाँ पर जो है अगर हम युवाओं की बात करेंगे तो युवाओं के लिए तो क्या है कि जो रोजगार है, जो नौकरी की समस्या है, जो इस तरीके की चीज़ें हैं, ये उनके लिए मुद्दे हैं। अगर हम दूसरी जगहों पर जाकर के देखते हैं तो किसानों के जो मुद्दे हैं, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के मुद्दे और आंदोलन जरूर आपको दिखाई पड़े होंगे, लेकिन पूर्वांचल में उस तरीके का आपको किसानों के मुद्दे नहीं दिखाई पड़े। और अगर ये धर्म की नगरी है, धर्म की अगर बात करें तो बीजेपी ने जो विश्वनाथ कॉरिडोर और इस तरीके की चीज़ें की, तो एक आस्था के लिए भी उन्होंने केंद्र बनाने की कोशिश की, लेकिन
जमीन पर ये कितना उतरा है ये अभी फिलहाल नहीं, इसमें बहुत विवाद है। बहुत से लोग उस विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर के भी नाराज हैं जो वहां से विस्थापित हुए हैं। उसमें जब आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आने वाला है अभी, हम लोग जैसे जैसे अभी हमारी नाव चलेगी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर यहीं से थोड़ा सा आगे आएगा। हाँ, तो उसको लेकर के भी लोगों के अंदर एक अलग तरीके की नाराजगी है जो वहाँ स्थानीय लोग हैं। और बड़ी बात यह है कि इस बार जो अगर हम बनारस के चुनाव की बात करें तो पहली बार ऐसा लग रहा है कि जो मोदी वेव 2017 में था उस तरीके का वेव नहीं नजर आ रहा और न ही समाजवादी पार्टी का उस तरीके का वेव है। तो स्थानीय मुद्दे और इस तरीके के मुद्दे भी पहली बार नजर आ रहे हैं। मतलब ये लोकल मुद्दे जैसे कि बेरोजगारी एक बड़ा चुनावी मुद्दा है, ये चीज हमने भी नोट की है अलग अलग चरणों में। प्रसिद्ध कवि बद्री विशाल, मैं अब आपके पास आना चाहता हूँ। कविता के माध्यम से आप बहुत कुछ बोलते हैं, तो आपके शुरुआती वक्तव्य में अपने वक्तव्य के साथ किस तरीके से आप आकलन करेंगे जो आपने देखा है या जो आप नेताओं से सुन रहे हैं? देखिए, काशी एक ऐसा स्थान है, ये पूरी तरह से धर्म की नगरी है। हाँ। और तीनों लोगों से न्यारी है। हाँ। और काशी हमेशा से यहाँ पर गढ़ भी रहा है थोड़ा बहुत बीजेपी का। हाँ। इधर भी कुछ दिनों से हाँ। तो लोग हमेशा समझते हैं कि यहाँ से आएंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। हाँ। ऐसा मन भी बनाते हैं। तो हम किसी भी पार्टी का यहाँ पर बहुत बड़ाई और समर्थन नहीं करते हैं। हाँ। क्योंकि कभी किसी का चवनिया मेंबर नहीं होता है। क्या मेंबर नहीं होता? चवनिया मेंबर नहीं होता। चवन्निया मेंबर, अच्छा। हाँ, किसी पार्टी का चवनिया हाँ। मेंबर नहीं होता। मैं एनडीटीवी को वोटर की तरफ से चार पंक्तियां समझ हाँ हाँ, ये अच्छा। वोटर की तरफ से कि वोटरों को क्या करना चाहिए। हाँ। किसकी नीयत अच्छी है, किसकी नीयत में है खोट, किसकी नीयत अच्छी है, किसकी नीयत में है खोट। एक गलत वोट आपका पहुंचाता है देश को चोट। एक गलत वोट आपका पहुंचाता है देश को चोट। अभी समय है मंथन कर ले कैसे कैसे लोग खड़े। उत्सव लोकतंत्र का है, सोच समझ कर देना वोट। उत्सव लोकतंत्र का है, सोच समझ कर देना वोट। ये मैं लोगों से कहता हूँ कि आप, हम नहीं कहता हूँ कि आप इसी पार्टी को दीजिए। जो आपके नजदीकी हो, जो आपके पार्टी के स्तर से देना। बहुत से लोग अपने नजदीकी व्यक्ति को देते हैं, किसी भी पार्टी से हो। आज चुनाव में वोट देने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। इसलिए क्षेत्रीय पार्टियां हर जगह उभर कर बहुत ही अच्छा अपना काम कर रही हैं। क्योंकि लोकल लोग सामने रहते हैं, उनसे कुछ शिकायत कर सकते हैं। बाहर के लोग चले जाते हैं, उससे 5 साल तक मिलते नहीं है। ये हमारे काशी में भी कुछ पहले हुआ है। ऐसा तो लोग है, कुछ सांसद ऐसे हैं कि किसी ने देखा ही नहीं कि ये सांसद भी है क्या हमारे क्षेत्र के। ऐसे तो लोग भी यहाँ सांसद हो चुके हैं। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब चीजें बदल चुकी है। अब यहाँ के सांसद ही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री हैं। और देश के प्रधानमंत्री नहीं, विश्व के एक स्तंभ है। इसलिए उनसे बहुत काफी अपेक्षाएं हैं। अच्छा, आपको उनसे उम्मीद है? बिल्कुल। मैं इशारों में बहुत कुछ बोल गए हैं आप। टांग भी खींच दिए। बात तो आपने वोट वाली $1,00,000 की और ये बात आपकी सच है कि चवन्नी वाली बात नहीं, $1,00,000 की बात की आपने। अभी वापस आप पर लौट करके आते हैं, अब राजनीतिक बहस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देवानंद जी आपसे मैं जानना चाहता हूँ, सरकार की विफलता की जो एक सबसे बड़ा फैक्टर इस चुनाव में देखने को मिल रहा है वो है बेरोजगारी। क्या आपको उम्मीद थी कि बेरोजगारी चुनावी मुद्दा वो भी इस लेवल का बनेगा? बेरोजगारी और सांड, ऐसे लगता है कि ये दो अकेले ऐसे मुद्दे, अगर आप चुनाव नहीं जीते तो इन दो कारणों की वजह से हारेंगे। अगर नहीं जीते तो आपको लगता है कि ये इस फ्रंट पे सरकार नहीं काम कर पाई? संकेत जी, जो आपने अभी कहा, सॉरी, हाँ। अभी आपने जो कहा बेरोजगारी के सवाल पे, हाँ। तो शायद आप मेरा डेटा जाके चेक कर लीजिएगा अपने स्टूडियो में दिल्ली में। 5 सालों में, 5 साल पहले 2016 के पहले 12 से 16 तक समाजवादी पार्टी की सरकार और अखिलेश सरकार ने कितनी नौकरियां दी थी अंदाजा नहीं होगा आपको। 2 लाख नौकरियां दी थी। ये डेटा मेरा नहीं है, ये सार्वजनिक है। और 5 सालों में 2017 से लेके 2022 तक 5 सालों में 5 लाख नौकरियां योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसी पर सवाल उठते हैं। हमें आपको डेटा, कौन सी नौकरियां हैं? मैं कह रहा हूं इसी पर सवाल उठते हैं कि ये कौन सी नौकरियां हैं जो दावे किए गए थे और जो नौकरियां देने का आप दावा कर रहे हैं। आप संकेत जी मूलधन पत्रकार देश के हैं, बड़े पत्रकारों में हैं और आपके पास सारा डेटा। आपने वादा कितनी नौकरियों का किया था? मैंने 2 करोड़ की नौकरी की जो बात कर रहे थे, 1 मिनट, 2 करोड़ की नौकरी की बात कर रहे थे, तो नरेंद्र मोदी जी ने
2014 में या 2019 में देश भर में 2 करोड़ नौकरियों की बात किए थे। अकेले यूपी में नहीं था। ठीक है, ठीक एक सेकंड आता हूं। इससे पहले की मौका, अभी हम निषाद राज घाट से गुजर रहे हैं और अजय सिंह अभी कुछ दिन, थोड़ी देर पहले निषाद, जो अलग अलग जातियां हैं पूर्वांचली राजनीति में, उन जातियों का समीकरण किस तरीके से होगा उसके बारे में बात कर रहे थे। इस चर्चा में हम आगे उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन ये जो नौकरी वाली बात कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं संजीव जी, क्या आप सहमत हैं? संकेत जी देखिए, पहली तो 2 करोड़ की नौकरी कहाँ है, वो केंद्र की बात। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने और भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र लेके आई थी, 70 लाख रोजगार दे रही थी। हाँ, और खुद मुख्यमंत्री का बयान है, कभी उन्होंने कहा कि हमने 4.5 लाख नौकरी दी, कभी कहा कि 3,90,000 नौकरी दी। स्थिति ये है कि 880 नौजवान प्रतिदिन बेरोजगार हुआ, 16 लाख नौकरी छीनने, दिखा दूंगा 16 लाख। अभी ये डेटा मैं लाइव दिखा दूंगा कि 2017 में 13% की बढ़ोतरी थी नौकरी में, 13% कमी थी नौकरियों में। और 2022 17-18 आते आते ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 7 से 5%, आज 5% पे है, और सपा की सरकार में ये 13% पे थी। 16 सपा की सरकार पर वो भी जवाब देंगे। मनोज जी पूरा एकदम पोथा तैयार रखे हैं, मैं देख रहा हूँ। 16 लाख पेपर रखा हुआ है आपके पास यहाँ पर। 16 अच्छा, ये इन्हीं का संकल्प पत्र है। खत्म कर देता हूँ। 16 लाख नौकरियां छीनने के साथ साथ उत्तर प्रदेश में 14 विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, और जिसमें इलाहाबाद से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, सिद्धार्थ नाथ सिंह का नाम आया था पेपर लीक मामले में। इलाहाबाद के जो प्रयागराज के डीएम को, सुनिए, प्रयागराज के डीएम को कोरोना का मरीज बनाकर हटा दिया गया। और आज सुनिए, 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी सीएमआई ने बताया, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार में एक परिवार लखनऊ में बैठ के नौकरियों के पैसे लिया करता था। सुनने का साथ सांस रखें। और रही बात स्वास्थ्य की, हमारे नौजवान कह रहे थे, और अपराध की, संकेत जी, हाईकोर्ट इलाहाबाद ने बताया, कोरोना के समय कहा कि जीनोसाइड हो रहा है उत्तर प्रदेश में, गंगा की लहरों में लाशें बह रही थी, स्वास्थ्य व्यवस्था ये थी। और अपराध को लेकर के 117 बाबा जी की सरकार ने, बुलडोजर वाली सरकार ने जो है एनएसए के मामले लगाए। 97 मामले को आपके हाईकोर्ट इलाहाबाद ने कहा कि राजनीति से प्रेरित थे। आपको याद होगा कि बाबा जी के शहर में ऑक्सीजन की कमी से बच्चे मर रहे थे, तो डॉक्टर तो मैं सवाल नहीं, एक सेकंड, मेरा जी मेरा सवाल सिर्फ एक सेकंड संजीव जी, मेरा सवाल सिर्फ है, मनोज जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बेरोजगारी, सांड, नौकरी ना मिलना, युवाओं की तकलीफ, क्या ये सब चुनावी मुद्दे बनेंगे या जातीय समीकरण चुनावी मुद्दा बनेगा? क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी ने क्या किया है, आपने बहुत सारी जो छोटे छोटे दल हैं उनके साथ आपने गठबंधन किया है, लेकिन कुछ गठबंधन बीजेपी ने भी किए हैं, जैसे कि संजय निषाद की पार्टी के साथ, जैसे अनुप्रिया पटेल की पार्टी के साथ। तो आपको क्या लगता है, क्या फैक्टर होगा चुनाव में, जातीय समीकरण या मुद्दे जिनके बारे में अभी बात हो रही है, बेरोजगारी और सांड, उसके बारे में तो हम बात करेंगे। देखिए, जो जाति समीकरण की बात हो रही है, तो बीजेपी तो इस पे पहले से काम कर रही थी, और हमने तो वंचितों को अधिकार दिलाने के लिए हम लोगों ने विजय यात्रा शुरू किया था, जिसमें लोग हमसे जुड़ते चले आए हैं। मैं तो ये आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में नौजवानों को रात के में लाठियों से पीटा गया, लखनऊ में मुख्यमंत्री के इशारे पर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के नौजवानों को इलाहाबाद में दौड़ा दौड़ा के उनके हॉस्टल में पीटा गया, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के किसानों को साड़ छोड़ करके उनको मारा गया, रात भर वो जाग के जो है जिंदगी अपनी खत्म किए, तो मुझे नहीं लगता इनको कोई वोट देने जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का क्या है, अभी ये कह रहे थे कि एक परिवार पैसे वसूलता था लखनऊ में। मैं पूछ रहा हूँ कि 5 साल में आपने क्यों नहीं कोई जांच किया? आपने कभी कहा कि लोक सेवा आयोग, कभी कहा कि राज्य अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, हर जगह भ्रष्टाचार है, आज तक आपने कोई गिरफ्तारी नहीं की। संकेत जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग लूट में लगे रहे, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी माफियाओं के संरक्षक हैं, और अपनी जाति के माफियाओं के संरक्षक हैं। गरीब और दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार छीनने का काम किया भारतीय जनता पार्टी। ये एक आरोप जो है ये बीजेपी पे समय समय पे लगता है। इससे पहले कि आप इसका जवाब दें, और आपको पूरा राइट टू रिप्लाई दिया जाएगा, कई मुद्दे यहाँ पर उठाए गए हैं। उससे पहले आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आपने सुना यहाँ पर सब लोगों ने अपनी अपनी नौकरियों को लेकर के, अभी देव जी ने अपनी बात सामने रखी है, आप सहमत हैं इससे?
एकदम नहीं। अगर नौकरियां सरकार ने दी हैं तो 2017 के पहले जब सरकार नहीं थी मोदी जी की, योगी जी की, तब कितने धरने होते थे, कितने युवा सड़कों पे निकलते थे नौकरियों के लिए। अगर उन्होंने रोजगार दिया तो युवा आज भी क्यों निकल रहे हैं सड़क पर कि उन्हें रोजगार चाहिए। हम अपने क्षेत्र का जानते हैं। 5 साल एक बात ये बोली जाती है कि भाई अगर आप योग्य होंगे, मेहनती होंगे तो आप नौकरी पा जाएंगे। ये हमारे पास योग्य नौजवान नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने चैनल पे कहा ये उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उन्होंने मजाक उड़ाया। आप बताइए इस बात का आप जवाब। योग्यता किस तरीके की होनी चाहिए? अगर हमको जज बनना है तो हमारे पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। प्राइमरी तो हमारे पास यही योग्यता होनी चाहिए। अब हमारे पास लॉ की डिग्री है तो योग्यता तभी तो हमारी काम आएगी ना, जब सरकार वैकेंसी निकालेगी, सरकार की तरफ से कुछ वैकेंसी आएगी। अब वैकेंसी ही नहीं आएगी, जब वैकेंसी ही नहीं आएगी तो युवा अप्लाई कहाँ करेगा? बताइए संकेत जी, मैं अब हर युवा जाकर के टपरी पे जाकर के पकोड़ा तो तलने, पकोड़े की बात हो रही है। अभी हम प्रयागराज से आ रहे हैं, वहाँ पर मंत्री लोग कि गोबर से देवानंद जी, मंत्री लोग जब पकौड़ा, पूड़ी, जलेबी, समोसा जब ये सब छानने लगेंगे तो आप संदेश क्या देना चाहते हैं कि चलें अब पूड़ी छाने? देखिए मैं आपको बताऊं, इनके जो आरोप थे बेरोजगारी के लेके, भैया ने एक सवाल पूछा है। इनके विधायक तेल लगाने लगे हैं और कान पकड़ के उठक बैठक करने लगे हैं। गोबर भी। रावर्ट्सगंज के विधायक भूपेश चौबे हैं सोनभद्र के, आज वो तेल लगा रहे हैं। अभी 3 दिन पहले उठक बैठक किए कि हमको माफ। मैं संकेत जी कहना चाहता हूँ, इन्होंने सवाल पूछा इस भैया ने जो हमारे बीएचयू का स्टूडेंट है कि रोजगार पे आप ये डेटा जो मैंने आपको बताई है, और ये संभव नहीं है किसी भी सरकार के लिए कि वो 50 लाख नौकरियां, इसके पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, 1.25 लाख नौकरियां उन्होंने निकाला था। आपको ये चीज कहने से, आपके नेताओं को ये चीज कहने से पहले पता तो होती होगी ना कि संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र, भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र 2017 में था, 90% वादे, अगर योगी जी ने 2017 के घोषणा पत्र में 90% वादे पूरे हो गए। आपका जवाब? बस वो क्योंकि घोषणा पत्र लेके बैठे। मैं बता रहा हूँ, 70 लाख रोजगार देने का आपने वादा किया था नौकरियों का, आपने दिए हैं? आप बता दीजिए दिए हैं तो। देखिए जो छात्र है ये कह रहे थे ना कि 2017 से पहले सड़कों पे लाठियों से छात्र नहीं पीटे जाते थे। बीएड और टीईटी के लोग अगर धरना देते हैं तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऐसा इलाज कर दूंगा कि फिर दिखाई नहीं दोगे। शिक्षा मित्र अगर धरना देता है तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि दिखाई नहीं दोगे। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी बार बार तमंचा की बात करते हैं, तमंचा है क्या? मेरी 48 साल की उम्र हो गई, 48 साल की उम्र हो गई, ये तमंचा क्या होता है? तमंचा क्या होता है? तमंचा ये बताए भारतीय जनता पार्टी। मैं बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी गेरुआधारी बाबा हैं, पीठाधीश्वर हैं। जब उनकी संपत्ति, अभी उन्होंने चुनाव बताई, उनके पास पता चलता पैसा हो, कपड़ा हो, संकेत जी, राइफल, पिस्टल, अरे बाबा जी को राइफल पिस्टल की क्या आवश्यकता है? तो तमंचा की परिभाषा बाबा जी दे सकते हैं। मुझे लगता है एक सेकंड, ये जो बात की जा रही है देवानंद जी, वो ये है कि आज की डेट में जब आप लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल विपक्ष जो उठा रहा है वो मुख्यमंत्री के ही ट्रैक रिकॉर्ड पर उठा रहा है। यही सवाल है। अपने मुकदमे वापस लिए, अपने मुकदमे वापस लिए, आपने एक ऐसी लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता में राजनीति जो छवि का खेल है, क्या जनता आपकी बात को समझ रही है या लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर वो बीजेपी के साथ? इस रूप में कहना चाहूंगा कि आज चाहे नौजवान की बात करूं, चाहे किसान की बात करूं, चाहे महिला के बढ़ते अपराध की बात करूं, क्योंकि हर जगह नौजवान को लेकर के योगी जी ने कहा कि योग्य नहीं है, महिलाओं को लेकर के कहा कि महिलाएं अगर पुरुषों की, ये भ्रम नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग केवल भ्रम फैलाना जानते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये सपा कांग्रेस के लोग जानते हैं, सपा कांग्रेस के लोग 2017 के पहले उत्तर प्रदेश 2017 के पहले संकेत जी, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो 11.5 लाख करोड़ की थी, आज 5 सालों बाद जानते हैं 21,30,000 करोड़ की है। उस समय समाजवादी बस एक चीज कहनी है, गन्ना पे पिछले 5 साल में आपकी पार्टी ने कितना समर्थन मूल्य बढ़ाया है? नाम लेंगे गन्ना पे कितना समर्थन मूल्य बढ़ाया है? गन्ना पे भारतीय जनता पार्टी ने 100 रुपए बढ़ाए हैं समर्थन मूल्य। 100 रुपए? इसका आंकड़ा आप दिखा सकते हैं? हमें 100 रुपए बढ़ाया है? 25 झूठ।
फिर बढ़ाया है बीच में 15 रुपए, अभी उसके अभी बाद 6 महीने उसके फिर बाद बढ़ाया 10 रुपए 10 रुपए भारतीय ये वो जनता पार्टी सरकार 5 है। सालों में और इन्होंने संकेत जी एक मिनट नौजवान किसानों क्या कितने साल में दुगनी होगी? कितने 2022 में दुगना कर रहे थे, लेकिन आप 2022 में फसलों का दाम देखिए, दुगना कर रहे इन्होंने थे। कहा ना कि जन समर्थन नहीं मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश की आजादी के बाद लोक नायक जयप्रकाश नारायण के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को देखने और सुनने के लिए रात दिन में 12 बजे गाजीपुर से अभियान शुरू हुआ उनका विजय रथ यात्रा, और भोर में 4 बजे तक इस ठंड में 2 बजे रात में सुल्तानपुर 4 बजे तक लोग खड़े थे और इनको जन समर्थन नहीं दिख रहा। मनोज जी एक सेकंड, मेरा सवाल आपसे ये, मेरा एक सवाल, मेरा सवाल आपसे, मेरा सांड पे भी आएंगे, मेरा आपसे नहीं, मेरा सवाल पहले मेरा सवाल ये है कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि जन समर्थन है, लोग भीड़ में आ रहे हैं, भीड़ वो कह रहे हैं उनके यहाँ भी आ रही है। दूसरी बात, क्या एक सेकंड, क्या बीजेपी के खिलाफ जो रोष है, क्या बीजेपी एक सेकंड, क्या बीजेपी के खिलाफ आपके हिसाब से जो रोष है उसको आप वोट में तब्दील कर पाएंगे? आपको लगता है ये होगा? देखिए, हमने कोई इवेंट नहीं किया है ना, हमारे पास 10 स्टेट में मुख्यमंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री गली गली घूम रहे हैं पूरे पूर्वांचल में और जगह जगह जहां चुनाव हो रहा है। लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूं, ये भरोसा दिलाता हूं एनडीटीवी के माध्यम से कि जो लोग नाराज हैं, मैंने क्यों ये बात कही कि रात में लोग थे, मैंने इसलिए ये बात कही रात में लोग देख रहे थे, उन्हें आशा है, उन्हें भरोसा है कि कोई ऐसा नेता है जो हमारा भला कर सकता है। अभी आपने देखा होगा कानपुर में इनके अध्यक्ष, इनके गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि हटाओ बंद करो, रोड का कबाड़ा कर दिए। अभी अनुप्रिया पटेल हेलीकॉप्टर से उतरी नहीं, परसों कल नहीं उतरी, और स्मृति ईरानी जी रोड शो छोड़ के भाग गई और इनको कह रहे हैं कि जन समर्थन चाहिए। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं और उनकी जो सभाएं हो रही हैं और योगी जी और मोदी जी की जो सभाएं हो रही हैं, वो उसकी तुलना नहीं हो सकती। और जहां तक इन्होंने विकास की बात की है, संकेत जी चाहे बात गंगा की करें, युवाओं की करें, किसानों की करें, 2 लाइन पर्याप्त है कि हुक्मरान ले आए हैं इस देश को ऐसे जज्बात में, किसी को यकीन नहीं रहा उनके बात में, कहीं यकीन नहीं है। ये देश मदारियों का था, लेकिन यहाँ की जनता जानवर नहीं है, बंदर नहीं है कि मदारी देना पड़ेगा बजाएगा तो हो जाएगा। जल्दी भारतीय जनता पार्टी को आप ये समझ लीजिए इस बात को कि उत्तर प्रदेश में 5 साल की समाजवादी पार्टी की सरकार में जो दुर्दशा थी, जो गुंडा राज था, आतंकवादियों पर से मुकदमे वापस किए गए, आज जो बम ब्लास्ट हुए कचहरी से लेके गोरखपुर तक, किसी सरकार में बम ब्लास्ट हुए और उनके आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए गए। प्रज्ञा ठाकुर को संसद में भेजते हैं, मोदी जी कहते थे ये कांग्रेस की साजिश थी, हिंदू आतंकवाद को फैलाने के लिए चिदम्बरम का बयान था। आज कोर्ट ने सारी। अच्छा, मैं एक से ऐसा है, जब आप ये इस तरीके की बात करते हैं मनोज जी और संजीव जी, तो वापस हिंदू मुस्लिम टाइप बात हो गई ना? नहीं, सवाल ये नहीं है, जब आप हिंदू मुस्लिम किसने शुरू किया? संकेत जिन्ना का नाम किसने लिया? अखिलेश यादव ने लिया। जिन्ना का नाम पहले आपने क्यों ले लिया भाई? देखिए, जिन्ना का नाम किसी ऐसे परिप्रेक्ष्य में लिया गया था कि ये लोग पढ़ रहे थे साथ में, कोई देश की आजादी में लगा, कोई देश तोड़ने में लगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास चूंकि कोई मुद्दा नहीं था, इसलिए सावरकर कौन था? आतंकवाद ये बताएंगे सावरकर कौन? तो मुझे लगता है कि हमने अपने 2 नेता खोए हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी को हमने आतंकवाद में खोया। देखिए, ये इतनी सी बहस में अजय जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ। इतनी सी बहस में महज 20 मिनट के अंदर जिन्ना, पटेल, हिंदू, मुसलमान, वो सब आना शुरू हो गया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो पूर्वांचल के अब जो द फेजेस लेफ्ट नाउ, ये कुछ चरण बचे हैं, इन चरणों में ये हिंदू मुसलमान वाला खेला चलेगा, या आपको लगता है कि कुछ और गणित है जो कि ये राजनेता जानते हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हिंदू मुसलमान वाली जो गणित है वो इस खेल में फिलहाल तो नहीं चलती, पूर्वांचल में चलती नजर नहीं आ रही।
एक सेकंड के लिए हम अपनी बात को यहाँ पर वो करके मैं दिखाना चाहता हूँ। वहाँ के सामने देखिए हम लोग चलते चलते हरिश्चंद्र घाट पर आ गए हैं, और ये हरिश्चंद्र जो घाट है ये क्रिमेशन घाट है, एक मणिकर्णिका घाट है और एक हरिश्चंद्र घाट है। और यहाँ राजा हरिश्चंद्र की सत्यता की परीक्षा हुई थी, और आज नेताओं की सत्यता की परीक्षा होनी है इस चुनाव में, लोकतंत्र के पर्व में। तो जो हिंदू मुसलमान की और इस तरीके की तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन इसमें पूर्वांचल में जातीय गणित ज्यादा होता है, और छोटी छोटी पार्टियों की जो जातीय गणित है वो किसने ठीक किया है? उसमें क्योंकि देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी के साथ संजय निषाद जी हैं और उनके साथ अनुप्रिया पटेल है। बीजेपी के हिसाब से उन्होंने जातीय गणित फिट बैठा ली, लेकिन अखिलेश यादव जो है समाजवादी पार्टी, उन्होंने भी गणित की हुई है। अपना पटेल का एक और फैक्शन सिराथू से जो लड़ रही है पल्लवी पटेल। एक बात हम आपको कहेंगे कि 2017 में इन छोटे छोटे दलों के महत्व को बीजेपी ने बाखूबी समझा था, और उन्होंने ज्यादा बड़ा इन छोटी जातियों का गठबंधन बनाया था। उसमें से कई लोग उनसे निकल गए, जैसे तो वो छोटे दल नहीं है इस बार, वो ओम प्रकाश राजभर जैसे एक बड़ा फैक्टर है जो निकल गए, जिनका कि पूर्वांचल के तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर 20 से 25 हजार वोट जो होते हैं, और 5,000 की वोट अगर बात करें तो वो उससे ज्यादा 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर आएगा। तो ओम प्रकाश राजभर का एक बड़ा धड़ा चला गया। दूसरी बात यह कि अनुप्रिया पटेल जो जो अपना दल था, तो अपना दल का जो दूसरा एक पार्ट है अपना दल कमेरावादी, तो जो वहां पर सोनेलाल समाजवादी पार्टी जो सोनेलाल पटेल की पत्नी जो उनके साथ है, तो इस बार जो है वो जो जमीन पर अपना दल कमेरावादी के साथ पटेल ज्यादा दिखता जाता नजर आता है। और इसका रिसर्च अगर आप करना चाहें, अगर इसका एक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि रोहनिया जो है वो पटेलों की सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी है, और यहाँ पर वाराणसी में और हर पार्टी ने पटेल वोट को रिझाने के लिए कि वहां से एक लिटमस टेस्ट करके पूरे प्रदेश में एक पटेल वोट मतलब जो है वो कर सके उत्तर प्रदेश के लिए, इसलिए हर पार्टी ने वहां पटेल लड़ाया। अच्छा। बीजेपी ने अपना प्रत्याशी वहां पहले था कि वही उतारेगा, लेकिन बाद में उसने अनुप्रिया पटेल को दे करके और वहां उसने भी पटेल उतारा। तो बहुजन ने अपना पटेल उतारा, सपा ने अपना पटेल उतारा, अपना दल कमेरावादी ने पटेल उतारा। यानी इन जातियों को, बीजेपी को कहीं ना कहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हुई है। तो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे अजय ने बोला, आपको लगता है कि ये जो जातीय गणित है, देखिए बाकी सब बातें हमने कर ली, चुनाव में उसका लिटमस टेस्ट होगा, लेकिन ये वो प्रदेश है जहां पर इन बातों के अलावा जातीय गणित बहुत मायने रखती है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो आप 2017 में कर पाए, आप कॉन्फिडेंट हैं कि बीजेपी इस बार कर पाएगी? देखिए वोटिंग परसेंटेज कम हो रही है हर चरण में। मैं और दूसरी आपको चीज ये, बहुत सारे दल जो आपके साथ थे और लोग आपके साथ थे, आज आपके साथ नहीं है। केवल 2 दल उसमें आज हमारे साथ नहीं हैं। और आप 10 तारीख के चुनाव के बाद देखेंगे कि उन दल के जो दोनों नेता हैं, बड़बोले नेता, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे मौर्य जी हो, स्वामी प्रसाद जी, दोनों चुनाव हारने जा रहे हैं। अच्छा। 10 तारीख के बाद। और इनका आधार 10 तारीख को आपको पता लग जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी और योगी ने जितना गांव, गरीब, किसान, मजलूम के लिए किया है, किसी वर्ग को छोड़ा नहीं है। जो मोदी जी का नारा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वो आज जमीन पे सार्थक हुआ है। अजय जी, एक बड़ा फैक्टर था, उसकी वजह से आप ये देखिए संकेत जी कि जो पूर्वांचल में टिकटों का जब बंटवारा हुआ, 5वें और 6ठे 7वें चरण का जो टिकटों का बंटवारा हुआ, तो स्वामी प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर के जाने के वजह से मुझे लगता है कि बीजेपी ने बहुत ज्यादा टिकटों में फेरबदल नहीं की। जैसे पहले लगता था कि काफी ज्यादा प्रत्याशियों का फेरबदल होगा। अजय जी बताओ। ये बात तो सही है। बड़ी बातें हो रही थी कि इस बार सब पूरे घर के बदल जाएंगे। देखिए ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये मीडिया का क्रिएट किया हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने पहले तय किया था कि सारे टिकट क्यों कोई बदल देगा, कोई पार्टी जो एक मिनट ऐसा है, आपको मौका मिलेगा। आपने गुजरात में पूरी सरकार बदल दी। वहाँ हर स्टेट की स्ट्रेटजी अलग होती है पार्टी की, उत्तर प्रदेश की अलग थी। 6-8 महीने पहले यहाँ पे भी बहुत हल्ला मच रहा था। ऐसा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी में जिन कार्यकर्ताओं को दूसरी जिम्मेदारी देनी थी, उनको चुनाव लड़ाया, उनको किसी को हटाया। मुझे आप ये बताइए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पूर्वांचल की पॉलिटिक्स वेस्ट और सेंट्रल की पॉलिटिक्स से आपको क्यों लगता है कि अलग होगी, और उसमें किसको आप फायदा मिलता देख रहे हैं? देखिए, पूरे पश्चिम से लेकर के पूर्वांचल तक जब आते हैं तो मुद्दे अलग अलग हैं और कम्युनिटी बेस्ड अलग अलग मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो एक व्यूहरचना रची थी वो फेल होते गए। आज जैसे आप अभी कह रहे थे कि यहाँ पे जिन्ना का कोई मामला नहीं है, हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, बढ़ती हुई बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध,
ये पूर्वांचल की जो आज जो सजाती माफियाओं को कांग्रेस भ्रष्टाचार पे बात कर रही है। 70 साल तक जिन्होंने देश को लूटा है और इनके नेता राहुल गांधी बैंक का लूटा गया। संकेत जी, इनके नेता राहुल गांधी जो है कोयले का लूटा गया। ये कहते हैं हिंदू और हिंदू तो अलग अलग है। अब सुन लीजिए, हमको तो हिंदुस्तान के सबसे नादान नेता लगते हैं। मैं इस मन से कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी आज अलग है। आज सुनने का पेशेंस रखिए। इनका 2 उदाहरण बताऊं। 6 महीने के मुख्यमंत्री उत्तराखंड में चुनाव लड़ते हैं तो कही जाती है अब की बार धामी सरकार, और 5 साल का मुख्यमंत्री अभी इन्होंने चलाया था पहले भाजपा सरकार। भाजपा सरकार अब योगी सरकार। आज योगी आदित्यनाथ को खुद ये चुनाव उत्तर प्रदेश में है और संजीव चर्चा कर रहे हैं। कल को अगर फेल्योर हो तो योगी आदित्यनाथ के ऊपर अमित शाह मोदी आज 300 सीटें उत्तर प्रदेश में मिलने जा रही हैं और आप बनारस में मित्र हैं। हम लोग मिले 10 तारीख के बाद। 1000 करोड़ रुपए और बैंक का लूटा, समाजवादी पार्टी 6000 करोड़ रुपया कोयला का लूटा। इससे पहले मनोज जी, इससे पहले कि मैं आपके पास इससे पहले मैं आपके पास आऊं, आप बहुत देर से कुछ बोल, आपको लग रहा है कि ये जो जातीय गणित और ये सब जिसके लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति प्रसिद्ध है, आपको लगता है कि यही इस बार भी हावी होंगे, या इस बार वाकई बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा हो जाएगा कि सरकार को चोट पहुंच सकती है? ये खास करके मैं यूपी में देखता हूँ तो यहाँ जातीय समीकरण है, इस पे हर पार्टी ज़्यादा मतलब फोकस करती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मुद्दा हावी रहता है। अगर मुद्दा हावी अगर रहता तो मतलब 2017 में भी मतलब मैं अगर ये देखा जाता तो चीज़ें कुछ और होती। तो आज क्या है ना कि जॉब पे मतलब कोई भी पार्टी कंसर्न नहीं है। चाहे अगर मैं कांग्रेस का देखूं अगर राजस्थान में, तो उस राजस्थान में कांग्रेस ने भी ऐसा कुछ काम नहीं किया कि जॉब क्रिएशन किया। और उत्तर प्रदेश का भी वही है, 4.5 लाख। अभी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का ये एडिटोरियल पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ 4.5 लाख। आप बताइए कि 21 करोड़ का पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में, 4.5 लाख कितना % होगा? आप एक बार काउंट करके देखिए। ये बहुत बड़ा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप जितनी नौकरियों का दावा भी कर रहे हैं, क्या वो जो स्टेट की पॉपुलेशन है उसके अनुपात में काफी है? इतना तो आपने ऐड लगा दिया दिल्ली में, बेंगलोर में, न जाने कहां। एक मौका दीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भैया नौकरी में बच्चे कर रहे हैं बात, मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो सीधी नौकरियां थी उसको 5 साल नौकरियां, 5 लाख नौकरियां दी है योगी सरकार ने। और उसके अलावा स्टार्टअप, एमएसएमई में तमाम जो नए यूथ आज बिजनेस कर रहा है। ये हरिशन घाट है। कोरोना काल में यहाँ लाशें बही थी और योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि जो हॉस्पिटल लूट कर रहे हैं, ये बताया था, सुनिए इसको संकेत जी, कि इन्होंने जांच बैठाई थी कि उत्तर प्रदेश में जो हॉस्पिटल लूटे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक हॉस्पिटल बता दे जो प्राइवेट हॉस्पिटल ने लूट की, आज तक बता नहीं सकते। ये संजू जी को पता नहीं है। तमाम हॉस्पिटल पे कार्रवाई हुई, जो हॉस्पिटल गलत पाए गए उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। गवाह है, अजय जी के कैमरे गवाह हैं कि एक संकेत जी ये कोरोना के संकट की बात कर रहे हैं। शायद कांग्रेस का प्रधानमंत्री होता तो इस हिंदुस्तान में 10 करोड़ लोग मर जाते। ये कैसी बात हो गई? ये कौन सा आंकड़ा है? जो जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने देश में कोरोना के संकट को। एक सेकंड मनोज, नहीं ये आपने जो बात बोली कि अगर उनके होते तो इतने लोग मर जाते, ये कौन सा कैलकुलेशन? आज जो ऑक्सीजन देश में नहीं था, 10% ऑक्सीजन था जो जितनी जरूरत होती, वेंटिलेटर नहीं था, 6 महीने के अंदर 60%। प्रधानमंत्री के सलाहकार प्रस्तावक छन्नू महाराज का परिवार आज भी व्यतीत है, उनको भी लूटा गया। ये इसी बनारस में। बताइए मनोज जी। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि किस तरीके की बातें भाई देवानंद सिंह जी कर रहे हैं। ये अनफिट है भारतीय जनता पार्टी में। सारे योगी के जाति के हैं ये, लेकिन योगी के जाति के माफिया हावी हैं। योगी आके बनारस के एक जेल में 2 घंटे बैठते हैं। नहीं, ये बुनियाद आप देखिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बीच में नहीं बोला, आप आइएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि गाजीपुर में जिला पंचायत जिसने बनाया वो माफिया है कि नहीं है? उसकी बहू है। जौनपुर में जो बनाया माफिया, उसकी माफिया की पत्नी है, वो माफिया है कि नहीं है? योगी के जाति के लोगों की बात कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं बुलडोजर से। मैं बता रहा हूँ ना, सुन तो लीजिए पूरी बात। माफिया पे बुलडोजर, जो इनके माफिया है, जो बुलडोजर कहाँ चला? माफिया तो खुले में क्रिकेट खेल रहे थे। जो इनके माफिया हैं मिर्जापुर में, वो अपने ड्राइवर को बनाए हैं, सोनभद्र में ड्राइवर को बनाए हैं, चंदौली में ड्राइवर को बनाए हैं। ये कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का 3 तारीख को यहाँ कार्यक्रम था,
आ रहे हैं 27 को, परंतु सर आ रहे हैं 27 को, डरे हुए हैं क्योंकि नौजवान जागा है। मैंने आपसे कहा ना लोग मैंने आपसे कहा ना लोग करते थे आजादी के बाद नौजवान पहली बार जागा है। और हम लोग जब वोट मांगने जा रहे हैं तो कोई ये नहीं पूछ रहा है संकेत जी कि आपका उम्मीदवार कौन है। मैं कल गया एक वोट मांगने, एक जिम में एक लड़के का मैं पर्सनालिटी देख के पूछा कि तुम भर्ती में शामिल हो रहे हो? कहा भैया भर्ती नहीं निकल रही है तो मैं कैसे शामिल होऊंगा। तो मैंने पूछा कि क्या करोगे, तो कहा कि साइकिल चलाएंगे। कोई उम्मीदवार का नाम नहीं पूछ रहा है। तो जो इन्होंने भर्ती वाली बात बताई तो उसमें एक जो वैकेंसी नहीं आई तो वो एक बड़ा पॉइंट निकल के आया, क्योंकि 3 साल से भर्ती नहीं आई। एज लिमिट होता है उसमें। तो क्या है ना कि बहुत से लड़के जो 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहे थे वो ओवर एज हो रहे हैं। तो उनकी एक बड़ी डिमांड है कि सरकार जो है ना वो एज बढ़ाए, अगर वैकेंसी नहीं बढ़, सेना की भर्ती, तो वो एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। बैंक की वैकेंसी कट की गई है, सेना की वैकेंसी भी कट की गई है। एक सवाल देवानंद जी ये जरूर पूछा जाता है, जब नौकरियों का मामला आएगा तो उसमें सरकारी नौकरियां और प्राइवेट नौकरी दोनों सरकार अपनी उपलब्धि की तरह गिनाती है, लेकिन जब आप सिर्फ प्राइवेट में जो नौकरी हुई है उनको अपनी उपलब्धि गिनाएंगे तो वो कहाँ तक ठीक है। तो सरकार योग्यता के बारे में बात करती है कि योग्य होगे तो नौकरी पा जाओगे, लेकिन जो सरकारी नौकरियां भरनी है वो क्यों नहीं भरी? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, नहीं संजीव मैं पूरी अपनी बात कह ले। आज उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी या योगी जी ने अवसर दिया है, लोगों नौजवानों को लोन मिला है, जो नौकरी के लिए ढूंढ रहे थे आज वो बिजनेस कर रहे हैं और 20 लोगों को नौकरी दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आज कम से कम उत्तर प्रदेश में 80 लाख अडानी की संपत्ति बढ़ रही है, अंबानी की संपत्ति बढ़ रही है, 1000 करोड़ संपत्ति अडानी की। जो छोटा दुकानदार है वो जीएसटी से मारा जा देश रहा है। के 140 लोगों के पास 50% से ज्यादा संपत्ति पे कब्जा है। बता दें संजीव, ये मोदी जी ने किया है, ये कांग्रेस की देन है 70 साल में। आज ये कांग्रेसियों ने जितनी संपत्तियां लूट के लोग भाग रहे हैं वो सिर्फ गुजराती हैं। नहीं अभी गुजरात हो रहे हैं, अभी जो लोग सड़क पर निकल रहे हैं वो कांग्रेस के टाइम में जो काम हुआ था उसके लिए नहीं निकल रहे हैं। वो जो भाजपा के समय काम हुआ है, जो धरना हो रहा है, जो लोग लाठियां खा रहे हैं, वो भाजपा की। भैया मैं आपको बताऊं, जब कांग्रेस की सरकार थी उत्तर प्रदेश में और केंद्र में, तो शायद आप इंटरमीडिएट में रहे होंगे मोस्ट। अब सुनिए, और मैं वही कह रहा हूँ, एक मिनट और मैं बताना चाहता हूँ कि उस समय जितने देश में आंदोलन होते थे, देश के खिलाफ साजिशें होती थी, आतंकवादी घटनाएं होती थी, आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में 500 दंगे हुए हैं, 500 से 700 दंगे हुए हैं और बम ब्लास्ट हुए हैं, कितने लोग मारे गए। एनसीआरबी का आंकड़ा उठा करके देखेंगे, एससीज के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में हमारा राज्य पहले नंबर पर है, पहले नंबर पर। एक सेकंड अजय सिंह एक और चीज बता रहे हैं, क्या साइलेंट मुद्दा है जो आप ये सब तो जो मुद्दा है जिसपे इतनी बहस हो रही है वो तो बड़ी लंबी चल सकती है। एक साइलेंट मुद्दा है जिसपे अखिलेश आगे निकले। एक मुद्दा ये था कि जो नहीं, सांड के अलावा पुरानी पेंशन 25 लाख यहाँ पर कर्मचारी हैं जो काम करते हैं, जो अमीन हैं, मुंशी हैं, पटवारी हैं, उनकी जो पुरानी पेंशन की एक व्यवस्था की बात हुई वो एक बड़ा फैक्टर है जो कर रहे हैं। और दूसरा जो पॉइंट आया वो जो प्राइवेटाइजेशन की जो बात हो रही है, जिसमें बैंक के कर्मचारी पिछले दिनों बहुत दिनों तक आंदोलन कर रहे थे, रेलवे के कर्मचारी आंदोलन कर रहे थे, तो ये जो चीज है और शिक्षा मित्र और ये सारी चीजें हैं, तो ये एक बड़ा फैक्टर इन जातियों के साथ एक फैक्टर ये भी आप कैसे जवाब? मैं बताना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ। इसके पहले जो सवाल था बेरोजगारी विकास पे, जानते हैं संकेत जी, उत्तर प्रदेश में 5 सालों में योगी जी ने 2.5 करोड़ शौचालय गांव में बनवाए गरीबों के जिसके शौचालय नहीं थे, और 35 लाख आप नौकरी की बात करेंगे या शौचालय गिनाएंगे? गरीबों के पास दोनों चाहिए, नहीं थी, दोनों चाहिए। जब नौकरी रहेगी कुछ खाएंगे तब तो शौच करने जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने 5 साल में समाजवादी पार्टी की सरकार ने 18,000 आवास गांव में दिए थे। आज भी 5 सालों में 35 लाख आवास गरीबों को दिया गया और डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से डायरेक्ट उनके खाते में पैसे की। इनकी सरकारों में उस तरफ दिखाइए, घाट पर नहीं मिला, नहीं मिला। हाँ देखिए
ये गुलरिया घाट है। क्या बोला क्या बोला क्या बोला? आवास नहीं मिला, आवास नहीं मिला, आवास नहीं मिला। वो लोग किसी गांव से दाह संस्कार करने आए होंगे अपने किसी परिजन का। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हमको आवास नहीं मिला है। नहीं मिला। ये संकेत जी, ये संकल्प पत्र का है। 10 नए इधर दिखाए कैमरे को, 10 नए अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, एक विश्वविद्यालय बनाए। दूसरा संकेत जी, सबसे बड़ा काम क्या हो रहा है? गलत प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है। जो व्यक्ति संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा आकर के भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। ये सीधे सरासर गलत हो रहा है। आज राज्यपाल मनोज सिन्हा को बर्खास्त करना चाहिए मोदी सरकार को। वो आकर के क्यों नहीं चुनाव लड़ते? आज मनोज सिन्हा प्रचार कर रहे हैं और गृह मंत्रालय से प्रोटोकॉल जारी हुआ कि संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति अपने प्रदेश में जाकर चुनाव प्रचार नहीं करेगा। मनोज सिन्हा की गाड़ी एक्सीडेंट हुई है कल राजघाट पुल पे। मनोज सिन्हा क्या कर रहे हैं? ये नाले से पानी आ रहा है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में, सीवर का। ये सीवर का पानी आ रहा है। जो आबे आएंगे तो ढक दिया जाएगा। आप ही का कैमरा सफेद पर्दा दिखा। कौन आएंगे? मैक्रे आ जाए, सिंजो आबे आ जाए, तो यहाँ पे सफेद पर्दा लग जाएगा। नमस्ते। अच्छा, विदेश से कोई आ जाएगा तो ये सब ढक जाएगा। जी, नजीर ने जितना बहस सुनने के बाद लगा कि नजीर बनारसी ने इसी गंगा के लिए एक बात कही थी कि लहराते दबे पांव चली जाती है गंगा, क्या जानिए क्या गाती है गंगा, जा जा के मेरे पास पलटाती है गंगा, मिलते हैं जो अफसाने वो दोहराती है गंगा। तो राजनीति की गंगा में बहुत से अफसाने दोहराए जा रहे हैं, बहुत से अफसाने जो है वो हो रही हैं। जनता खामोश बैठी हुई है और वो 10 मार्च को अपना बैलेट देगी, लेकिन मुद्दे कई बड़े हैं। हिंदू मुस्लिम फिलहाल यहाँ नहीं है। हिंदू मुस्लिम मुद्दा जो है वो नहीं चल रहा है, ये तो आप भी मानेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के मुद्दों को कभी चलाना भी नहीं चाहती है। मुझे आप ये बताइए, मुझे ये बताइए, हिंदू मुसलमान 80-20 किसने किया? जनता पार्टी अब्बा जान टोपीधारी किसने किया? भारतीय जनता पार्टी 80-20 आप मैंने बताया, अब्बा जान मैंने बताया। आज मुस्लिम आज ये मैं कहना चाहता हूँ, आज 3 तलाक कौन खत्म किया? आज अगर घर मिले हैं गरीबों को तो मुसलमान भी है। मेरा ये कहना है कि आपको लगता है कि जनता इन मुद्दों से आप उनको रिझा पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी केवल इनके तुष्टीकरण के खिलाफ थी, जो ये अल्पसंख्यकवाद मुजफ्फरनगर में। अच्छा, मैं खत्म करने से पहले मैं बस कुछ 1 सेकंड मैं आप लोगों से एक एक करके, अगर आप 30-30 सेकंड में अपनी बात कर दें, आपके हिसाब से इस चुनाव में बड़े मुद्दे क्या होंगे जो आपके पक्ष में जाएंगे? 30 सेकंड में अपनी बात कहिए। भारतीय जनता पार्टी का ये जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, विकास के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आपको लगता है विकास के मुद्दे पर आप वापस पाओगे? विकास के मुद्दे पर जितना काम पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में हुआ है, इतना काम 70 सालों में नहीं हुआ। बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है बढ़ती बेरोजगारी, किसानों की समस्या, महंगाई और महिला अपराध। और बिल्कुल पे वोट होगा। और 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल करके हो गया भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च को। मैंने आपको पहले भी बताया संकेत जी कि जितने योगी के जाति के माफिया हैं सब उनके गोद में बैठे हुए। उन्होंने जिला पंचायत, आपको क्या लगता है चुनाव में बड़ा मुद्दा क्या? मैं पूरी बात बता रहा हूँ, मैं उस पे आता हूँ। आपने ज्यादा समय उधर दिया, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, ये जो बात कह रहे हैं आप देखिए, आप इनके जेपी नड्डा गोरखपुर में बयान देंगे कि आतंकवाद बढ़ गया है। आतंकवाद तो बढ़ा है। मोदी जी बयान देंगे कि साइकिल पे बम विस्फोट हुआ है, जबकि जो जांच एजेंसी ने कहा कि कार में बम विस्फोट हुआ था। अमित शाह कुछ बोलेंगे, राजनाथ जी कुछ बोलेंगे। अरे भाई, पिछली बार डबल इंजन के नाम पे आपने वोट मांगा था उत्तर प्रदेश में, उसकी बात क्यों नहीं करते आप डबल इंजन की बात करिए। इन्होंने देखिए भारतीय, मैं 30 सेकंड लूंगा, देखिए 30 सेकंड लूंगा। दलितों पिछड़ों का इन्होंने हक मारा है। योगी जैसा जातिवादी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री देश की आजादी के बाद नहीं हुआ। नौजवानों को लाठियों से पीटा है, जितना अपमानित नौजवान को कर सकता था उसके बाद उनके परिवार के लोगों को अपमानित किया है। पुरानी उत्तर प्रदेश पेंशन को बहाल क्यों नहीं कर रहे? डबल इंजन की सरकार अखिलेश यादव ने क्या किया है, कितना अत्याचार लोगों पे हुआ है।
कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी खराब थी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सारे गुंडे तो भाजपा में हैं, सारे गुंडे भाजपा में। कुलदीप सेंगर के बारे में क्या कहिएगा? कुलदीप सेंगर के बारे में क्या कहिएगा? जेल में है, जिसने भी सब जेल में है। क्या कहिएगा? हाथरस के बारे में क्या कहिएगा? नाम मैं भी जोड़ दूं, जब टेनी कांड हुआ, टेनी कांड हुआ जब, उसके बाद जो है, उसके बाद बहुत टाइम लगा नहीं, और अब अदालती कार्रवाई के बाद पुलिस ने ईमानदारी से जो सच था वो उनको जेल में रखा। आज मुख्यमंत्री जी खुद तो गए नहीं, मुख्यमंत्री जी खुद तो लखीमपुर गए नहीं, और जो जा रहे थे उनको भी रास्ते में रोक दिया। नहीं बताइए, ट्रैक रिकॉर्ड सबसे ज्यादा क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड किसी पार्टी का है तो सपा का है, और दूसरा में कांग्रेस का है। सांड एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। पता नहीं वो चुनाव अगर आपकी सरकार नहीं बन पाई, अगर नहीं बन पाई तो आपको क्या लगता है उसका मुख्य मुद्दा क्या होगा? पेंशन, सांड, बेरोजगारी या जातीय समीकरण साथ ना होना? ये सभी मुद्दे हैं। साढ़ों आज बताइए 2000 रुपए देने की बात करते हैं, लाखों की फसल सांड चढ़ गए, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने कहा हमारी सरकार बनेगी में तो कांग्रेस 3000 अंतिम सांसें गिन रही है। फिर वही बात। और ये हमारे जनता मित्र पार्टी का जन्म हुआ अंतिम था, सांसें होटल आप आडवाणी सोचिए इनकी संसद का पार्टी मुंह के नहीं लोग देखे छोड़ के भाग रहे हैं। पिछड़ों और दलितों और विशेषकर उच्च जाति के ब्राह्मणों को अपमानित किया है, ये कहीं के रहेंगे नहीं। बीजेपी 3 अंक के नीचे रहेगी। अपनी गोदी मीडिया के माध्यम से गुजरात के व्यापारियों को ला करके पैसा झोंक करके ये सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी लोगों को खरीद लेंगे। तो इस बार बाबा जी को जाना है वापस, उत्तर प्रदेश में जाना है वापस। बुलडोजर बाबा कहते हैं। बुलडोजर चलेगा, किस पे? बुलडोजर चलेगा भाजपा पे, बुलडोजर चलेगा उन पे जिन्होंने नौजवानों को पीटा है, उन्हीं का बुलडोजर चलेगा उन पे जिन्होंने साड़ छोड़ा है, और ये बुलडोजर वोट की चोट से लोग चलाने जा रहे हैं। आम जनता जरा सा भी भ्रम में न रहे, ये चारों ऊपर हमेशा एक रहते हैं। बस सिर्फ गद्दी की लड़ाई होती है कि मुझे पाना है, कि इन्हें पाना है, कि उन्हें पाना है, कि उन्हें पाना है। मैं हाथ से कवियों से मैं हाथ से 4 पंक्ति सुनाता हूँ। अगर आप सुनते, अगर हाँ बिल्कुल मुकदमा कर सकते हैं, मैं तो खुली छोड़ देता हूँ। बिल्कुल मुकदमा कर सकते हैं। अगर आप सुनते नहीं है पिता की तो आपके अंदर एक लल्ला बैठा है। अगर आप सुनते नहीं है पिता की तो आपके अंदर एक लल्ला बैठा है। अगर आप सुनते हैं केवल अपनी मम्मी की तो आपके अंदर एक पप्पू बैठा है। अगर आप सुनते नहीं है किसी की तो आपके अंदर मित्रों साहब बैठा है। और यदि आपकी कोई सुनता नहीं तो आपके अंदर मित्रों रायता फैला है। ये दुनिया जानती है। हम लोग ऐसे भी हाथ से कवियों में एक मिनट के अंदर इन्होंने आप सबको लपेट दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। So that brings us to the end of this broadcast. I hope you liked it. News and updates continue on NDTV.